Hello, my dear students. We are solving a question paper. So let us proceed further. We are on section B and we've already done question number 2nd and 3rd, and now we are on to the question number 4. Again, there's a diagram given here. Study the experimental set given below and answer the following questions. As I told you earlier, that all the diagrams except one are the direct copy from your Selena book. Selena book से direct आपका diagram है, ये वाला भी आपको देखते ही याद आ गया होगा. तो इसमें देखो क्या दे रखा है कि 2 फ्लास्क दे रखे हैं और उनके अंदर कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स हैं. एक में जर्मिनेटिंग सीड्स हैं और एक में डेड सीड्स हैं. ठीक है, डेड सीड्स हैं और जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, और दोनों में थर्मोमीटर्स इंसर्ट किए हुए हैं फ्लास्क के अंदर, और फ्लास्क के माउथ को वेट कॉटन वूल से प्लग किया हुआ है. इसका मतलब एक्सटर्नल कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं जा पाएगी. जितनी एयर है उसके अंदर ही है, जो भी है वो एक्सटर्नल और इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो आपस में कट ऑफ हो गया है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ वेट कॉटन वूल. ठीक है, आपको जब ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होता है, बुक में आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, तो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए, और जो भी अपैरेटस यूज़ हो रहा है, जो भी केमिकल यूज़ हो रहा है, उसका फंक्शन पता होना चाहिए कि वो क्यों यूज़ हो रहा है ना. तब वो अगर ये सब पता होगा तो आपके फुल मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है ना. तो नाउ एक्सपेरिमेंट देख के आपको समझ में आ गया कि थर्मोमीटर है तो मतलब हीट से रिलेटेड कोई बात हो रही है. ठीक है, और एक में जर्मिनेटिंग सीड्स है, एक फ्लास्क में डेड सीड्स हैं. तो जर्मिनेटिंग सीड्स जो है फ्लास्क ए में है, डेड सीड्स फ्लास्क बी में है. जर्मिनेटिंग सीड्स क्या करते हैं? दे रेस्पायर because they are alive, they are germinating, so they respire. तो रेस्पिरेशन में हीट प्रोड्यूस होती है, जिस हीट को हम इस थर्मोमीटर के थ्रू मेजर करने वाले हैं. और जो दूसरा हमारा फ्लास्क बी है, ये एक कंट्रोल सेटअप की तरह यूज होता है, जिसमें कि डेड सीड्स हैं. डेड सीड्स जो हैं वो रेस्पायर नहीं करते हैं. तो और डेड सीड्स में रेस्पिरेशन तो नहीं होगी, लेकिन सीड्स हैं, डेड हैं, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, तो इसमें क्या हो सकती है? फर्मेंटेशन हो सकती है. फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, जिसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होगी. तो हमें उस एनारोबिक रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उसके थ्रू हीट प्रोड्यूस ना हो, तो हम क्या करेंगे कि जो डेड सीड्स हैं उनमें कुछ ऐसा केमिकल ऐड ऑन कर देंगे जिससे कि उसमें फर्मेंटेशन स्टॉप हो जाए. तो आपको कोई एंटीसेप्टिक ऐड करना है, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा. ओके, नाउ देखते हैं अब क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन. इतना सब देखो, ये सब चीज़ें जैसे ही आप अपना डायग्राम देखो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि हाँ ये समय इस बारे में पता है. जब आपका रीडिंग टाइम है उसमें आपको ये सब देखना है, ध्यान देना है. अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करिए, दिमाग को ऐसे ट्रेन करिए कि आपको ये सब देखते ही क्लिक करें चीज़ें. नाउ व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट शोन अबव. अब एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का? इट इज़ टू शो दैट हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक है, ये इस सेटअप का, इस एक्सपेरिमेंट का एम है. व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन आफ्टर फ्यू आवर्स फॉर फ्लास्क ए एंड बी. अब फ्लास्क ए और बी में हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है? तो फ्लास्क ए और बी में तो आपकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी. ये फ्लास्क जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, है ना. जैसे थर्मस फ्लास्क होता है तो दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट. तो ऑब्जर्वेशन का मतलब कि थर्मोमीटर में क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, वो बताना है आपको. तो है ना, थर्मोमीटर की रीडिंग बतानी. तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी कि जो फ्लास्क ए का जो थर्मोमीटर इट विल शो सम राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि वो जो बीन सीड्स हैं वो रेस्पायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इट विल शो सम राइज इन टेम्परेचर, वेयर एज द थर्मोमीटर इन फ्लास्क बी विल नॉट शो एनी चेंज. उसकी जो रीडिंग है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा. नेम द केमिकल यूज टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ. अब यहाँ पे आप केमिकल कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कार्बोलिक एसिड या फॉर्मलिन. एक्सप्लेन हाउ द बैक्टीरिया वुड इंटरफेयर विद द एक्सपेरिमेंट. बैक्टीरिया कैसे इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया वो एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे और हीट प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट वुड इंटरफेयर विद आवर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसकी वजह से भी टेम्परेचर राइज हो जाएगा. व्हाई डू वी यूज थर्मस फ्लास्क स्पेसिफिकली फॉर द एक्सपेरिमेंट. अब हम इसमें थर्मस फ्लास्क यूज कर रहे हैं, नॉर्मल कांच का फ्लास्क यूज कर लो, ग्लास बर्नर ग्लास का फ्लास्क यूज कर लीजिए आप, नॉर्मल जो आपके लैब में होते हैं. बट वी आर यूजिंग
थर्मस फ्लास्क, ताकि हम उस जो सेटअप है हमारा उसका टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसकी वजह से उन सीड्स का टेम्परेचर चेंज हो और जिसकी वजह से टेम्परेचर में हमारे थर्मोमीटर में हमारे वेरिएशन शो हो। हम नहीं चाहते कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो हमारे थर्मोमीटर में रिफ्लेक्ट हो। अगर हमारे थर्मोमीटर में कोई भी चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो उस सीड्स की वजह से ही आना चाहिए। सीड्स में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी की वजह से टेम्परेचर राइज होना चाहिए, ठीक है। दैट इज वाई वी आर नॉट यूजिंग नॉर्मल फ्लास्क्स, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सीड्स। सेम टेम्परेचर मेंटेन करना है, हम नहीं चाहते कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उससे कुछ इंटरफेयर करे। विच इज द कंट्रोल सेटअप एंड वाई? कंट्रोल सेटअप है हमारा बी, क्योंकि वाई? Because it contains dead seeds which do not respire, so they will not be producing any heat. कंट्रोल सेटअप हमेशा वो होता है जो कि एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में जैसा होता है वैसा ही वो एक्सपेरिमेंट के एंड में रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। दैट इज द कंट्रोल सेटअप। ओके, नेक्स्ट इज, फिर देखो मैंने आपको बोला था ना अलग अलग चैप्टर्स में से दे देते हैं। अब देखो एक ये रेस्पिरेशन दे दिया, प्लांट रेस्पिरेशन, और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे ले गए, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कौन से दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन बोर्ड वाले देने वाले हैं। दैट इज वाई यू हैव टू प्रिपेयर एवरी चैप्टर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। अब इसमें ना पूरे 5 आपको दे रखे हैं, पार्ट्स हैं इसके। अगेन ऑब्जेक्टिव है ना पूरा पेपर। अब आप लोग देख रहे हो पूरा पेपर आपका थरली ऑब्जेक्टिव है। ना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो 0। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ लिख दिया उसमें से 2-3 लाइनें तो सही हो ही जाएंगी तो मैम मार्क्स दे देंगी या सर मार्क्स दे देंगे। नो, इट इज नॉट सो, इट इज थरली ऑब्जेक्टिव। सही है तो सही, गलत है तो गलत। ओके, सो आपको दे रखे हैं यहाँ पे एंजाइम्स के नाम दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि सबस्ट्रेट क्या है, किस सबस्ट्रेट पे वो एंजाइम एक्ट करते हैं और फिर प्रोडक्ट क्या बनता है। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बता रहा है, एंजाइम दे रखा है। पहला एंजाइम क्या है आपका? रेनिन। तो रेनिन जो है ये आपको पता होगा, याद है, आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी था कि रेनिन छोटे बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में होता है, जो कि सिर्फ मिल्क पे फीड करते हैं, जो दूध के अलावा कुछ नहीं लेते हैं, उनमें रेनिन होता है क्योंकि ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो मिल्क प्रोटीन होता है कैसिनोजन, कैसिनोजन को डाइजेस्ट करता है और उसको कैसीन में कन्वर्ट करता है, और ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टमक में। ओके, देन नेक्स्ट इज मॉल्टेज। मॉल्टेज जो एंजाइम है, ये वाले एंजाइम्स बड़े इजी होते हैं। मॉल्टेज है तो ये मॉल्टोज पे एक्ट करेगा। मॉल्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर और ये मॉल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये रिएक्शन जो होता है हमारी इलियम में होता है। इलियम का मतलब कि ये जो वाला जो एंजाइम है मॉल्टेज, ये किस में प्रेजेंट है? पैनक्रियाटिक इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है ये, ठीक है, क्योंकि ये इलियम में हो रहा है। नेक्स्ट इज लाइपेज। इमल्सिफाइड फैट पे लाइपेज एक्ट कर रहा है। लाइपेज जो होता है आपको नाम से पता चल गया, फैटी फैट्स पे एक्ट कर रहा है और उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है, और ये भी इलियम में ही होता है। इसका मतलब ये एंजाइम भी इंटेस्टाइनल जूस में ही प्रेजेंट होता है। लाइपेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 डक्ट्स होते हैं ना, 2 फ्लूइड्स होते हैं जिनमें कि एंजाइम्स होते हैं। एक होता है पैनक्रियाटिक जूस और एक होता है इंटेस्टाइनल जूस। तो जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके जो सारे रिएक्शंस होते हैं वो ड्यूओडेनम में होते हैं, और जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके सारे रिएक्शंस इलियम में होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इरेप्सिन। इरेप्सिन का एक और नाम होता है पेप्टिडेज। इरेप्सिन को पेप्टिडेज भी बोलते हैं। तो आपको पेप्टिडेज से समझ में आ गया कि ये पेप्टाइड्स पे एक्ट करता है, तो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स पे एक्ट करता है और उनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ये भी इलियम में ही होता है, ये रिएक्शन भी इलियम में होता है। इसका मतलब ये भी इंटेस्टाइनल जूस का ही एक एंजाइम है। अब लास्ट में दे रखा है पेप्सिन, है ना। पेप्सिन कहाँ होता है? स्टमक में। पेप्सिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पेप्सिनोजन। पेप्सिन किस पे एक्ट करता है? प्रोटीन्स पे। उनको किस में कन्वर्ट करता है? पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स में। और ये भी, ये वाला जो एंजाइम है हमारा स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत आसानी से आपको अगर याद होंगे, मैंने आपको कहा था ये टेबल जरूर याद कर लीजिएगा, लिख के याद करो, जितनी बार लिखोगे उतना याद हो जाएगा, तो ये आपको फुल मार्क्स फेच कराएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज study the diagram given below and answer the questions that follow. Again the same diagram from the Selena book. ये आपकी बुक में दे रखा है डायग्राम, है ना। किसका डायग्राम है? ये विलस का डायग्राम है।
विलस होते हैं प्रेजेंट आपके कहाँ होते हैं, इलियम में होते हैं ना। जो इलियम की जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम उसका लॉन्गेस्ट पार्ट है और उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, मतलब इलियम की इनर मेम्ब्रेन है, इट इज़ हाईली फोल्डेड, ऐसे कॉन्वोल्यूटेड होती है, बहुत ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं और वो जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं विलस या विलाय। विलस इज सिंगुलर एंड विलाय इज प्लूरल। तो ये एक विलस का डायग्राम है। नेम द स्ट्रक्चर शोन इन द डायग्राम, तो स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, इंटेस्टाइनल विलस, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इलियम में। स्टेट इन विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द इलियम। और इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है विच इज अराउंड 4 मीटर्स लॉन्ग। आपको याद है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या थी, अराउंड 7 मीटर्स, जिसमें से कि 4 मीटर्स इलियम है। तो इलियम काफ़ी लंबा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और उसके भी जो अंदर वाला जो पोर्शन है दैट इज फोल्डेड लाइक दिस, है ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फोल्डेड है, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाय। तो ये ऐसे होता है, इधर से भी, इधर से ऐसे होता है। अच्छा मैं ओके, इधर से जो होगा वो ऐसे होगा। तो आप ये देखो कि बीच में बहुत कम स्पेस होता है इसकी, और दोनों तरफ से विलाय होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है इंटेस्टाइन को अब्जॉर्प्शन के लिए। जो फूड प्रोडक्ट्स जो डाइजेस्ट होते हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के, वो यहाँ पे डायरेक्टली कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में पहुँच जाते हैं। हाउ इज दिस स्ट्रक्चर वेल अडेप्टेड फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कैसे वेल अडेप्टेड है, अभी भी मैंने बताया जो आपको कि इट इज़ द इंटरनल लाइनिंग, जो इंटरनल मेम्ब्रेन है इसकी इलियम की, इट इज़ हाईली कॉन्वोल्यूटेड। आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इट इज़ हाईली कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है, या फिर फोल्डेड, फोल्डेड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ फोल्ड होती है। तो इट इज़ हाईली कॉन्वोल्यूटेड और फोल्डेड इनवर्ड्स टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया मैनी फोल्ड्स, बहुत कई गुना इसका सरफेस एरिया अंदर से बढ़ जाता है। तो ये, और इसके अंदर फिर लैक्टियल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, जो कि हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स के जो फूड्स का जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फूड का डाइजेशन हो गया, उसके बाद जो हमें चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, ग्लिसरॉल मिल रहा है ना, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, ग्लूकोज, तो ये सब डायरेक्टली इन कैपिलरीज में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल लैक्टियल्स में अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के और कार्बोहाइड्रेट्स के एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में अब्जॉर्ब होते हैं, और फैट्स के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो लैक्टियल्स में अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। ये बातें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, लेबल द पार्ट्स नंबर्ड 1 and 2। तो 1 and 2 हमने पहले लेबलिंग कर रखी है उसकी। नंबर 1 इज आर एपिथेलियम, 1 सेल थिक, है ना, और नंबर 2 क्या है, हमारी कैपिलरी है, क्योंकि नंबर 2 देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो हमारी कैपिलरीज हैं, ये सारी हमारी कैपिलरीज हैं, इधर इधर इधर, और उनके बीच में ये जो जा रही है, ये ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये हमारी लैक्टियल है, ठीक है, ये हमारा लैक्टियल है, जिसमें कि फैट के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के वो एब्जॉर्ब होते हैं, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। नेम द लिम्फ वेसल प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रक्चर, दैट इज आर लैक्टियल, लैक्टियल हमारी लिम्फ वेसल है। नेम द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द लिवर, बाइल, सबको पता है आराम से, है ना, बहुत अच्छे से याद रखना है ये सब चीजें, कुछ भी भूलना नहीं है। What are the 2 pigments present in it? बाइल में 2 पिगमेंट कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, गिव अप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल और टेक्निकल टर्म्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें भी ये वाले जो निशान हैं आपको, इसका मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस है, इस साल के इस साल मतलब 2021 के सिलेबस में नहीं है, ये 2021 में जो बोर्ड का पेपर आने वाला है उसके लिए नहीं है, या बोर्ड नहीं है इस बार, 9th क्लास का बोर्ड नहीं है इस बार, है ना, आप लोगों का इंटरनल एग्जाम ही होगा, तो उसके सिलेबस में ही नहीं है। सो द फर्स्ट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ द प्लांट। जिस तरीके से फ्लावर्स अरेंज होते हैं एक प्लांट के एक्सिस पे, ब्रांच में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, सिंपल टर्म। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग गलत नहीं करनी है, स्पेलिंग गलत करते हैं तो कुछ का कुछ मतलब हो जाता है, एंड दैट इज़ वेरी गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे।
द टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन हॉस्पिटल्स एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, ये सिलेबस में नहीं लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट होता है हॉस्पिटल्स में जो जनरेट होता है, या पैथोलॉजिकल लैब पता है ना आपको, जहाँ पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो वेस्ट जनरेट होता है दैट इज नोन एज बायोमेडिकल वेस्ट। डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जब वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं डाइकोगेमी। और ऐसा क्यों होता है? ये होता है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। अगर वो सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो फिर वो आपस में ही फर्टिलाइज कर देंगे, तो वो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, दिस इज डाइकोगेमी। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से जो सीडलिंग बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। सिंपल सा वन वर्ड आंसर, जर्मिनेशन। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होती है? एटीपी। बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग। द कैटेगरी ऑफ इम्यूनिटी रिक्वायर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्नेक बाइट। कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है? ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली दी जाती है ना, उसी समय इंजेक्ट की जाती है, और वो जो दवाई इंजेक्ट की जाती है दैट इज एंटीवेनिन। आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ वैक्यूल को क्या बोलते हैं? इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जितनी भी आपने मेम्ब्रेन्स पढ़ी हैं वो सारी मेम्ब्रेन्स याद होनी चाहिए। उसमें से एक ना एक मेम्ब्रेन या दो मेम्ब्रेन्स हमेशा एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। मेम्ब्रेन्स के नाम जरूर याद रखने चाहिए। द मेम्ब्रेन दैट एनक्लोजेस द लंग्स, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा। द टिश्यू विच स्टोर्स फैट, कौन सा टिश्यू होता है? एडिपोज टिश्यू, है ना, थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा है टिश्यूज में। नेक्स्ट इज द डिवाइस यूज्ड टू रिमूव गैसेस एंड पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका आंसर हो जाएगा स्क्रबर्स। स्क्रबर्स जो होते हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस फिनिशेस विद आवर दीज 2 क्वेश्चंस, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, because as I told you earlier I don't want it to be too lengthy। और मैं again I am repeating the same thing, मेरा पर्पस इसमें आपको आंसर्स बताना नहीं है, I am just telling you ताकि आपको आसपास की भी थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है। जब आप ऐसे देखते हो ना तो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है, and you know how to write the answers। okay, so best of luck till then, take care and subscribe and share it with your friends, ठीक है।